ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी देश भर में इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चित जो मुद्दा, जो विषय रहा, वो रहा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं जानता हूँ मैं इस पर चर्चा करने को काफ़ी लेट हो गया हूँ। 8-10 दिन पहले ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में था, पर चलिए कोई बात नहीं। मोदी जी ने भी इसका कई बार उल्लेख किया अपने भाषणों में। उन्होंने बताया कि ये जो विपक्ष की माओवादी अर्बन नक्सल सोच, ये कितनी ज़्यादा भयावह है। मंगलसूत्र का भी उल्लेख किया गया। जातिगत जनगणना, एक्सरे कराएंगे और उसके बाद में फिर सबकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, गहने गाठे सब कुछ चेक किया जाएगा और फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो काफ़ी सारी चर्चा हुई 8-10 दिन पहले इसको लेकर के। अभी मैं 3 फिल्मों का आपको उदाहरण देने वाला हूँ इसी विषय पर आधारित। ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सोच है ना, वो कोई अचानक से उभरी ऐसी बात नहीं। वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा का ये बेस है। यही से कम्युनिस्ट विचारधारा की शुरुआत हुई कि भाई बड़ी असमानता है, 1% लोगों के पास 90% संपत्ति है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, समानता लाएंगे वगैरह वगैरह। ये कम्युनिस्ट विचारधारा का बेस रहा है और पूरे विश्व भर में इसको अलग अलग जगहों पर अप्लाई भी किया गया पिछले 100 वर्षों में। और जहां जहां पर भी इस विचारधारा को अप्लाई करने का प्रयास किया गया, उन सारे देशों को इस विचारधारा ने बर्बाद किया है, तहस नहस कर दिया है उन देशों को। और इस पर दुख की बात यह है कि इस पर फिल्में नहीं बनी हुई। बताइए, इस विचारधारा ने 200 मिलियन से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया। हिटलर से कई 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 गुना ज्यादा नरसंहार इस विचारधारा ने किया है। पर दुख की बात यह है कि इस पर फिल्में ढूंढने से भी मिलती नहीं है। मुश्किल से 2-3 ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें इस विचारधारा को क्रिटिसाइज किया गया है। बाकी तो उल्टा इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोच को रोमांटिसाइज करने वाली धड़ल्ले से फिल्में मिल जाएंगी। और सबसे ज्यादा ऐसी फिल्में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोच को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में भारत में ही बनी हुई है। भाई मैंने जितना देखा है, मैंने तो यही देखा है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। कम्युनिस्ट विचारधारा, ये जो भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सोच है, इस विचारधारा पर आधारित सबसे ज्यादा फिल्में दुनिया भर में कहां बनी है आप बताइए। भारत में ही बनी हुई है। आप हॉलीवुड में देख लीजिए, नहीं मिलेगा उदाहरण भाई, ढूंढ ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। कहीं पर एक वी फॉर वेंडेटा जैसा या कुछ और इक्का दुक्का उदाहरण मिल जाएंगे कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित, नहीं मिलेंगे दूसरे देशों में। भारत में तो भाई झड़ी लगी हुई है ऐसी फिल्मों की, चाहे वो नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में हो या फिर ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोच, इसको जो रोमांटिसाइज करने वाली कई फिल्में हैं भाई, कई फिल्में हैं। अभी मैं जो 3 उदाहरण आपको देने वाला हूं ना, उसमें से एक फिल्म है एंजेलिना जोली की, दूसरी फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की और तीसरी फिल्म है प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, इनमें से 2 जो फिल्में हैं एंजेलिना जोली और क्रिस्टोफर नोलन की, उनमें इस सो कॉल्ड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोच को क्रिटिसाइज किया गया है। इसकी भयावह सच्चाई उन्होंने सामने रखी है। और बाकी जो प्रियंका चोपड़ा वाली जो फिल्म है, ऑब्वियसली उसमें इसे रोमांटिसाइज किया गया है। उसके बारे में सबसे आखिर में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंजेलिना जोली की फिल्म के बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। कम से कम आज हमारे इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स दोस्तों आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक लॉन्ग उंग नाम की एक बच्ची थी, 7 साल की। उसने अपनी आंखों से इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोच की भयावह सच्चाई उस 7 साल की बच्ची ने अपनी आंखों के सामने देखी थी। कैसे उसके परिवार को मार दिया गया। 6 भाई बहन थे, माता पिता, सबको कैसे मारा गया, काटा गया। ये जो हत्या, लूट, जो कुछ भी ये कम्युनिस्टों के आतंक है ना, सब कुछ उस 7 साल की बच्ची ने देखा था। और उस बच्ची ने बड़े होने के बाद में अपने अनुभवों पर अपना आत्मचरित्र लिखा और उसका नाम है उस आत्मचरित्र का फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। और उसी पुस्तक पर, उस आत्मचरित्र पर एंजेलिना जोली ने फिल्म बनाई है। वो उसके डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। अब देखिए, इस पर तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये मैंने रिव्यू अपलोड किया है। जिन मित्रों ने ये रिव्यू नहीं देखा, मैं प्रार्थना करूंगा फर्स्ट दे किल्ड माय फादर का रिव्यू आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मैंने केवल फिल्म के बारे में ही नहीं, तो वियतनाम वॉर के बारे में और वियतनाम और कंबोडिया के बीच में जो युद्ध हुआ था 1975 में, किस प्रकार से कंबोडिया में कम्युनिस्टों का शासन आया, कंबोडिया का जो
प्राचीन हिंदू इतिहास है, सदियों से वहाँ पर कैसे हिंदू सभ्यता रही है, हज़ारों हज़ारों हिंदू मंदिर वहाँ पर कैसे रहे हैं, किन हिंदू सम्राटों ने वहाँ पर ये हिंदू मंदिर बनाया, पूरा इतिहास भी मैंने उस रिव्यू में मेरे बताया है। तो वो रिव्यू आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो 1975 में कंबोडिया में कम्युनिस्टों का शासन आने के बाद में पॉट पॉल वहाँ पर डिक्टेटर बना, कम्युनिस्ट शासक, और फिर उसने शुरू किया वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया। अब क्या किया वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? उसने कंबोडिया की 25% आबादी को मार दिया। वहाँ की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहरें थी, हिंदू मंदिर थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी, उन सबको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और किन किन को मारा? जो उद्योगपति थे, जो वर्किंग क्लास था, जो कंपनीज वगैरह में काम करने वाले जो होते हैं, जो वर्किंग क्लास हो, उद्योगपति हो, जो आर्मी के जवान थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के राजनेता थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन सबको लाइन में खड़ा कर करके उनको शूट किया गया, उनको मारा गया, निर्ममता से, अमानवीय तरीके से उनको मारा गया, सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे ये जो लॉन्ग 7 साल की जो बच्ची है, उसके पिता ज़रूर कोई उद्योगपति होंगे, कोई अरबपति होंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, या आर्मी में होंगे। ना 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 ना, लॉन्ग के पिता मजदूर थे। हाँ, वही मजदूर जिन गरीब किसान और मजदूरों के हक की बात ये कम्युनिस्ट करते हैं, वामपंथी करते हैं, मजदूर थे उसके पिता। इसी कारण से तो उनको जीवित छोड़ा था ना, लॉन्ग के पिता को जीवित छोड़ा था, मारा नहीं था कम्युनिस्टों ने। और उसके बाद क्या हुआ वो आप ज़रा सोचिए, कैसे किया गया ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन में खड़ा कर करके लोगों को लेबर कैंप में भेजा गया, जो बचे हुए लोग थे, और उनसे भी पूछा जाता था कौन हो तुम, कौन हो तुम, बौद्ध भिक्षु हो, आर्मी में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उद्योगपति हो, कोई बिजनेस है तुम्हारा? हाँ, ऐसे इनमें से कोई भी हो तो उनको वहीं पर शूट करके गड्ढे में, बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनमें उन शवों को फेंक दिया जाता था। कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ऐसे लाइन से खड़ा करके शूट करके उनके शवों को फेंक दिया गया गड्ढों में। ये सब कुछ दिखाया है फिल्म में, और ये सत्य इतिहास है, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। कंबोडिया की 25% आबादी को समाप्त किया गया था इसी प्रकार से। तो लॉन्ग उसके पिता ने बताया कि हम मजदूर हैं, तो उनको छोड़ा गया, और बाद में उन्हें कहाँ भेजा गया? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेबर कैंप्स में भेजा गया। वहाँ जाने के बाद जितने भी लोग वहाँ पर अलग अलग लेबर कैंप्स में गए थे, उन सब से कपड़े उतरवाए गए, और क्या किया गया? उन कपड़ों को काले रंग में डुबोया गया। किस लिए? साम्यवाद, कम्युनिज्म, समानता होनी चाहिए ना भाई, सबके कपड़े समान दिखने चाहिए, इसी को तो कम्युनिज्म कहते हैं। तो ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, समानता लाने के लिए सबके कपड़े काले किए गए, और ये जिनको मारा गया था ना, उनकी सबकी संपत्ति पर उनको अपने हाथ में लिया कम्युनिस्टों ने। और ये जो कम्युनिस्ट कॉमरेड्स थे ना, वो कॉमरेड्स ही लेबर कैंप्स में आए हुए लोगों से अमानवीय उन पर अत्याचार करते थे, उनसे काम करवाते थे दिन रात, ढंग से खाना तक नहीं देते थे, सड़ा गला कुछ कभी कभार दिन में 1 आध बार दिया तो दिया, खाना तक नहीं देते थे, और खुद मज़े करते थे, जैसा कि कम्युनिस्ट करते हैं। गरीब किसान मजदूर इनको उकसाना, भड़काना, अराजकता, अनार्की की स्थिति उत्पन्न करना, उनके हाथ में हथियार देना, इसको मारो, उसको काटो, इन 1% लोगों के पास 90% संपत्ति है, इसको ख़त्म करो, उसको ख़त्म करो, इनकी संपत्ति को तो हम तुम में बांटेंगे, वगैरह वगैरह कहकर ये गरीब किसान मजदूर इनका उपयोग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो दिखाया है लेबर कैंप्स में, अनगिनत अमानवीय अत्याचार उन पर किए गए। और वो जो बचे हुए लोग होते थे ना लेबर कैंप में, उनमें से जो कुछ ऐसे हट्टे कट्टे थोड़ा युवक युवतियाँ जो होते थे, उनको कॉमरेड बनाने के लिए अलग से ट्रेनिंग कैंप में ले जाया जाता था। तो ये जो लॉन्ग उंग है उससे भी वो ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया था। वहाँ जाने के बाद में पहली बार उसे ढंग का कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिला, खिचड़ी आदि। वो देख करके वो बच्ची भावुक हो गई, पहली बार इतना ढंग का खाना देख करके। उस खाने को वो अपने परिवार के पास ले जाना चाहती थी। 6 भाई बहन थे, माता पिता थे, पर कोई बर्तन नहीं था पास में, थाली में ले जा नहीं सकती थी, कोई देख लेगा, छुपके से ले जाना था। उसके पास एक कपड़ा था, कपड़े में जैसे तैसे उसने खिचड़ी आदि थोड़ा बांधा, और वो चुप कर लेकर के गई। जा करके देखा तो जिस लेबर कैंप में उसका परिवार था वो पूरा तहस नहस कर दिया गया था, सबको खत्म कर दिया गया था कॉमरेड्स के द्वारा,
वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, समानता लाने के लिए। और ऐसा मत सोचिए कि कम्युनिस्टों ने केवल कंबोडिया में किया, ना 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 ना, स्टेलिन हो, लेनिन हो, चे गुवेरा हो, माओ हो, पॉल, सब 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 ऐसे ही बड़े बड़े मास मर्डरर्स रहे हैं। हिटलर से भी कई 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 गुना ज़्यादा हत्या इन सारे कम्युनिस्टों ने की है। पर दुख की बात यह है कि आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र पर, कला और साहित्य के क्षेत्र पर इन्हीं कम्युनिस्टों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। इस कारण से इन सब की दुख दर्द पीड़ा कभी सामने नहीं आई। हाँ, उल्टा इसी विचारधारा को ग्लोरीफाई करने वाली अनगिनत फिल्में मिल जाएंगी, सबसे ज्यादा तो भारत में ही मिल जाएंगी। अब आप में से कई मित्र सोचेंगे कि यार इसका भारत से क्या कनेक्शन, यहाँ पर थोड़ी ना ऐसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ना भाई, मतलब ये तो कम्युनिस्टों का एक प्रकार से लाला लैंड, इसी को हम कह सकते हैं, उनकी तो सपनों की दुनिया है भाई ये। और स्वतंत्रता के बाद में भले ही भारत में डायरेक्टली कम्युनिस्टों का शासन ना रहा हो, परंतु जिनका शासन रहा उनकी सोच यही, इसी प्रकार की सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोच ही थी उनकी, और उसी प्रकार से उन्होंने देश की पॉलिसीज बनाई। इसी कारण से देश आज से 50 वर्ष पहले जहां होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी 2014 के बाद में हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देख रहे हैं। उससे पहले तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कैसे वर्षों वर्षों तक रखड़े रहते थे। कहीं पर कोई विदेशी फंडिंग से काम करने वाला एनजीओ कहीं पर कोर्ट में केस कर देता था, इससे पर्यावरण को प्रॉब्लम, उससे पर्यावरण को प्रॉब्लम। नक्सलियों को कैसे खड़ा किया गया था, बड़े बड़े नक्सल कैंप्स, उनका आतंक। और हमारे जो आदिवासी भाई बहनें हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं पहुंचने दिए जाते थे, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचने दी जाती थी। नक्सलियों को बड़ा किया गया था फॉरेन फंडिंग से। वो विदेशी ताकत ही तो देश को अस्थिर करना चाहती है ना, उनकी फंडिंग से ये सारे नक्सली आदि खड़े किए गए, हथियार पहुंचाए गए उनके पास में। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो तो बम ब्लास्ट आदि हो जाना, मिशनरियों को वहाँ पर खुली छूट, कन्वर्जन आदि। और केवल नक्सली ही नहीं, अलगाववादियों को भी खड़ा किया गया देश भर में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी संगठन हो या खालिस्तानी हो, या और भी देश भर में अलग अलग जगहों पर अलगाववादी संगठनों को पोषण दिया गया, खड़ा किया गया। नॉर्थ ईस्ट में दशकों तक इक्का दुक्का 3 4 5 नहीं, कई सारे अलगाववादी संगठनों ने हत्या, लूट, बलात्कार किए। 2014 के बाद में, मोदी सरकार आने के बाद में, नॉर्थ ईस्ट से उन अलगाववादी संगठनों को खत्म किया गया। उन्होंने अपने हथियार डाले, इतने सारे अलगाववादी संगठनों को शांत किया गया। अभी कहीं जाकर के नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा में आया है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। नहीं तो 2014 के पहले जो मित्र न्यूज़ वगैरह देखते होंगे उन्हें याद होगा, नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ कभी सामने तक नहीं आती थी। कब वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं हुआ पता भी नहीं चलता था किसी को। ट्राइबल्स की संस्कृति की रक्षा के नाम पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास, डेवलपमेंट वहाँ पर होने नहीं दिया स्वतंत्रता के बाद में, पीरेल अल्विन जैसे को वहाँ पर भेज करके पिछली सरकारों ने। पर हाँ, मिशनरियों को वहाँ पर खुली छूट दी गई, उनसे ट्राइबल्स की संस्कृति खत्म नहीं हो रही थी, उन्होंने धड़ल्ले से कन्वर्जन किया वहाँ पर। और बाकी अलगाववादी संगठनों को भी पोषण दिया गया, पिछली सरकारों की देखरेख में सब कुछ होता रहा। पर देखिए, लेफ्टिस्टों का नैरेटिव पर कंट्रोल आप देखिए, दशकों तक ये अलगाववादी संगठन नॉर्थ ईस्ट में रक्तपात करते रहे, हत्या, लूट, बलात्कार करते रहे। देश के सामने कभी वो बातें ना आई, ना कभी उन पर चर्चा हुई मेन स्ट्रीम मीडिया में। परंतु 2014 के बाद में उन अलगाववादी संगठनों को शांत किया गया, नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाया गया। परंतु फिर भी देखिए, मणिपुर की एक दुखद घटना को सामने ला करके लेफ्टिस्टों ने कैसे नैरेटिव गढ़ा। आज की जनरेशन के कई बच्चे जिन्हें पता नहीं है नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के बारे में, वहाँ के अलगाववादी संगठनों के बारे में, कैसे 2014 के बाद उनको शांत किया गया, कैसे पहले नॉर्थ ईस्ट दशकों तक जलता रहा, पता नहीं है। परंतु उस एक दुखद घटना को सामने रख करके लेफ्टिस्टों ने क्या नैरेटिव बनाया, देख रहे हो आप क्या नैरेटिव बनाया। जिन बच्चों को कुछ पता नहीं है वो आज मणिपुर करते हैं, पर उसकी सच्चाई उन्हें उसके पीछे की पता नहीं है। कैसी देश विरोधी ताकत है, देश को अंदर से अस्थिर करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं। तो चलिए, ये चाहे नक्सलियों को खड़ा करना हो, अलगाववादियों को खड़ा करना हो, या कश्मीर में अलगाववादी या आतंकवादी उनको पोषण देना हो, ये सब कुछ होता रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास हो तो वहाँ पर उनको दशकों तक रखड़ा कर रखा जाता था। कहीं पर कोई पावर प्लांट, कुदमकुलम पावर प्लांट उसकी बनाना हो तो उसके लिए भी विदेशी फंडिंग से, मिशनरियों के द्वारा वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको भड़काया जाता था। एंटी न्यूक्लियर वीडियोस दिखा दिखा कर डराया जाता था कि ये पावर प्लांट बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दशकों तक ऐसे जो देश की मूलभूत सुविधाएं या विकास की दृष्टि से आवश्यक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे उनको रखड़ा कर रखा जाता था।
तो भले ही भारत में डायरेक्टली कम्युनिस्टों का शासन नहीं रहा स्वतंत्रता के बाद में, परंतु माइंडसेट वही था सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। 1% लोगों के पास 90% संपत्ति, ये मारो काटो अमीरों को वगैरह वगैरह, हाँ यही सोच। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो पहली फिल्म का तो मैंने आपको उदाहरण दिया, फर्स्ट दे किल्ड माय फादर, उसका रिव्यू आप अवश्य देखना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, विश्वास करिए। दूसरी फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की, कई सारे मित्रों ने पहचान लिया होगा, बिल्कुल सही, द डार्क नाइट ट्रायलॉजी। उसका विशेषतः जो तीसरा पार्ट है ना, द डार्क नाइट राइजेस, उसमें कम्युनिस्टों की इस विचारधारा को लिटरली ऐसे पटक पटक कर धोया है क्रिस्टोफर नोलन ने, एकदम पूरी तरीके से खुलकर एक्सपोज किया है। तीसरे पार्ट में जो विलन है ना, बेन का कैरेक्टर, वो लिटरली यही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। लिटरली देख लीजिए द डार्क नाइट राइजेस खोल करके, पिक्चर आज शाम को आप देख लेना, बेन यही बात करता है। क्या करता है वो? हे गौतम वासियों, आओ रस्तों पर, ये जो अमीर है, ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट वगैरह, इन्होंने तुमको दबा करके रखा है, इनके पास सारी संपत्ति है, आओ सड़कों पर, इनको मारो काटो, घरों से बाहर निकालो, अपने हाथ में सत्ता लो। और उसके बाद में क्या हुआ? ओपन कोर्ट्स लगाए गए, खुले में न्यायालय लगाए गए, ये सब दिखाया है डार्क नाइट राइजेस में। और फिर जिसको मन में आए उसको मृत्युदंड की सजा दी, इसको मारो, उसको काटो, यही कम्युनिस्ट सोच, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर डार्क नाइट ट्रायलॉजी में जो बैटमैन है वो एक कैपिटलिस्ट सुपर हीरो है, बिलियनियर है, अरबपति है। अगर आप देखिए किस प्रकार का कैरेक्टर है बैटमैन का, और उसे विक्टिम दिखाया है इस सोच का, और वो इस सोच के विरुद्ध लड़ रहा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सुनने में बड़ी प्यारी बातें लगती, देखिए 1% लोगों के पास 90% संपत्ति, इसको मारो, उसको काटो, हम सब में समान रूप से संपत्ति बांटेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। जीवन, संसार कर्म के सिद्धांत से चलता है, और वामपंथी तो कर्म के सिद्धांत में विश्वास ही नहीं करते ना। हाँ, उनकी विचारधारा कर्म के सिद्धांत के एग्जैक्टली अपोजिट है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। आज हम जो मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं वो हमारे पूर्व के कर्मों का फल है। ये कर्म का सिद्धांत है। वामपंथी इसमें बिलीव नहीं करते, वो इस पिरामिड में बिलीव करते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि कैपिटलिस्ट जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, सामाजिक व्यवस्था कैपिटलिस्टों की ऐसी होती है। ये कम्युनिस्ट दुनिया को बताते हैं। इसमें सबसे नीचे गरीब किसान मजदूर होते हैं, उसके ऊपर वर्किंग क्लास होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट मजदूर हो या सरकारी नौकर हो, वर्किंग क्लास उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आर्मी, उसके ऊपर राष्ट्रवादी नेता, उसके ऊपर रिलीजन, और उसके सबसे ऊपर फिर कैपिटलिस्ट। जो तीसरी फिल्म मैं आपको बताने वाला हूँ प्रियंका चोपड़ा की, उसमें इसी बात को, इसी पिरामिड को, या मतलब ये सारी फिल्में वैसी ही है परंतु उसमें ज़्यादा अधिक स्पष्टता से, प्रियंका चोपड़ा की जो फिल्म है उसमें ज़्यादा अधिक स्पष्टता से इस विचारधारा को ग्लोरीफाई किया है, रोमेटिसाइज किया है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोच को। पहले जो दोनों फिल्में मैंने आपको बताई उनमें इस विचारधारा को क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है। प्रियंका चोपड़ा की जो फिल्म है उसमें इसे ग्लोरीफाई किया है। कौन सी है वो फिल्म? तो व्हाइट टाइगर। ये भी कोई भारतीय फिल्म नहीं है, बाहर के फिल्म मेकर की फिल्म है, पर कहानी भारत में स्थित है, एक्टर्स सारे भारतीय है। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव उसमें मुख्य भूमिका में है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ तो व्हाइट टाइगर का मेरा फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अवश्य देखना। रिव्यू भले ही मत आप देखना, दो अलग अलग वीडियो है, रिव्यू अलग है और फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अलग है। रिव्यू भले ही मत देखिए, पर फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है ना व्हाइट टाइगर का, प्लीज़ प्लीज़ प्रार्थना करता हूँ उसे आप अवश्य देखना। तो ये जो पिरामिड मैंने आपको बताया ना, तो कम्युनिस्ट क्या कहते हैं दुनिया को कि गरीब किसान मजदूर जो सबसे निचला तबका है उन्हें अगर ऊपर उठना है ना इस पिरामिड को तोड़ करके, इस पिरामिड के सिस्टम से अगर उन्हें अपने आप को मुक्त करना है, ऊपर उठना है, तो उनके पास एक ही मार्ग है कि ये जो ऊपर के जो चारों है ना, चाहे वर्किंग क्लास हो, आर्मी हो, राष्ट्रवादी नेता हो, कैपिटलिस्ट हो, 5 रिलीजन, इन सबको मारो काटो, उसके बाद ही तुम ऊपर उठ पाओगे। ये बेसिक आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, इसमें ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं है। और इसी के आधार पर उन्होंने पिछले 100 वर्षों में रक्तपात मचाया है पूरे विश्व भर में, और द व्हाइट टाइगर में इस रक्तपात को ग्लोरीफाई किया है। उसमें लिटरली ये डायलॉग है कि भाई जो इस देश के अमीर और जमींदार हैं ना भारत के, उन्होंने पिछड़े वर्ग को पिछड़ा रखने के लिए सच्चाई, ईमानदारी, ऐसी मीठी मीठी बातें, बातों रूपी जो गोल्डन पिंजरा है ना,
उसमें बंद करके रखा है। गरीब, किसान, मजदूर, समाज का पिछड़ा वर्ग, उन्हें इस सच्चाई, ईमानदारी रूपी पिंजरे में बंद करके रखा है। और ये अमीरों ने सच्चाई, ईमानदारी वगैरह ऐसी सोच फैलाई है। ये सब धकोसला बातें हैं। ये सच्चाई, ईमानदारी क्या होती है? ये तो अमीरों ने बांध कर रखने के लिए फैलाई गई बातें हैं। यही सेम डायलॉग शाहिद कपूर की फर्जी वेब सीरीज में आपको पहले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा कि ये सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श, मूल्य, मोरल्स वगैरह सब क्या होते हैं। ये तो बड़े लोगों ने, अमीरों ने फैलाई हुई बातें हैं हमें दबा कर रखने के लिए। ये कम्युनिस्ट सोच है। और द व्हाइट टाइगर की भी बेसिक फिलॉसफी यही है। उसमें लिटरली गोल्डन पिंजरा किसे कहा है? सच्चाई, ईमानदारी से काम करने को। और अगर आपको इस पिंजरे को तोड़ना है, यानी इस पिरामिड को तोड़कर किसी गरीब, किसान, मजदूर को ऊपर उठना है, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठना है, तो उसे क्या करना होगा? मारना, काटना होगा अपने ऊपर से, ऊपर के लोगों को। तो द व्हाइट टाइगर में लिटरली जो मेन कैरेक्टर है, जो एक सेठ के यहाँ पर काम कर रहा होता है, वो उसकी हत्या कर देता है और फिर बाद में वो खुद का बिजनेस सेटअप करता है। और चाइना का वगैरह ग्लोरिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ आपको उसमें, आप मेरा व्हाइट टाइगर का रिव्यू देखना। तो लिटरली उस हत्या करने को जस्टिफाई भी किया है, ग्लोरीफाई भी किया है, और यही एकमात्र मार्ग बताया है। किसका एकमात्र मार्ग? ऊपर उठने का। हाँ, इसके बगैर तो आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। कर्म का सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं होता, मेहनत पुरुषार्थ कुछ नहीं होता। मारो, काटो, अराजकता, अनार्की और ऊपर उठो, बस। यही कम्युनिस्टों की सोच है। तो व्हाइट टाइगर में इसको लिटरली बिल्कुल स्पष्टता से दिखाया है। और भारत में तो इसको अप्लाई भी किया गया अलग अलग जगहों पर। आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। एक समय पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल हब था और उसके बाद कम्युनिस्टों का शासन आया 30 वर्षों से अधिक समय तक। और उन्होंने क्या किया? यही 1% लोगों के पास 90% संपत्ति, मारो, काटो। और रक्तपात से भरा हुआ इतिहास रहा है वो पश्चिम बंगाल का 30 वर्षों से अधिक समय का। कई सारे उद्योगपतियों को मारा गया, उनको भगाया गया, क्या कहकर कि हाँ 1% लोगों के पास 90% संपत्ति। और उस रक्तपात को जस्टिफाई किया गया ये कहकर कि भाई ये तो अमीर, उद्योगपति, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, इनके विरुद्ध लोगों का उद्रेक है, इस कारण से वो ये कर रहे हैं। ये कह कहकर जस्टिफाई किया गया उस हिंसा को। कई साधुओं की हत्या की गई पश्चिम बंगाल में, उन्हीं कम्युनिस्टों के शासन में। पढ़ लीजिए आप इतिहास में। और आज पश्चिम बंगाल के हालात क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी देश में बहुत कम लोगों के पास में ही अधिक संपत्ति होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो उद्योगपति कोई जेब में संपत्ति लेकर के घूम रहे होते हैं। और दूसरी बात, इस समस्या का हल कम्युनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। इसको मारो, इसको काटो, उसको लूटो, अराजकता, अनार्की, फिर उससे छीन लो संपत्ति। ना, ये किसी भी परिस्थिति में इस समस्या का सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान हमारी सभ्यता में है, सनातन संस्कृति में है। हमारी संस्कृति में दान पुण्य का, दान धर्म का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। हमारी संपत्ति कहती है कि अगर हमारे पास में अधिक संपदा है, धन संपदा है, तो उसे समाज की सेवा में ही हमें उपयोग करना चाहिए। परंतु दान भी सुपात्र को ही दिया जाता है, कुपात्र को दान नहीं दिया जाता। और जो चीज़ हमारे हक की नहीं है वो अगर हम किसी से लेते हैं तो वो लोहे के चने होते हैं और वो पचते नहीं हैं। नाहक का अगर हम किसी से 1 रुपया भी लेते हैं ना तो वो चुकाना पड़ता है, वो पचता नहीं है। तो हाँ, दान धर्म, दान पुण्य, इसका महत्व है। परंतु जो समस्या हम कहते हैं ना उसका सोल्यूशन कम्युनिज्म तो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, लाखों लाखों जो गिरनी कामगार थे ना उनको सड़कों पर लाया गया कम्युनिस्टों के द्वारा ही। कई बार मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, बार बार बोलना भी सही नहीं लगता, पर बोलना आवश्यक है ना। अभी कुछ समय पहले ही कर्नाटका में आईफोन प्लांट सैकड़ों करोड़ का नुकसान किया गया, कम्युनिस्ट थे उसके पीछे। पुदुचेरी में रीजेंसी सिरेमिक टाइल्स का प्लांट, सब कुछ सही चल रहा था। वो टाइल्स बनाने वाली कंपनी वहाँ के मजदूर जो कामगार थे उनके बच्चों को तो पढ़ाते थे, हाँ सब कुछ। पर कम्युनिस्टों को सहन नहीं हुआ ना, क्योंकि कई विदेशी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो वो ऐसे अराजकता, अनार्की की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। फिर हुआ क्या कि हमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, पगार बढ़ा कर दो, ये बढ़ा कर दो, आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन। और एंडिंग में क्या हुआ? उस रीजेंसी सिरेमिक टाइल्स कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को उसके घर में जाकर उसके बीवी बच्चों के सामने मार दिया गया। कंपनी बंद पड़ गई, सब बेरोजगार हो गए। जो चल रहा था अच्छा नहीं, सब बंद पड़ गई वो कंपनी। महाराष्ट्र में गिरनी कामगारों के भी यही हाल हुए।
अभी भी कुछ समय पहले आपने देखा होगा टावर वगैरह तोड़े जा रहे थे पंजाब में, टेलीकॉम कंपनीज के वगैरह। और यही वो कम्युनिस्ट, यही वामपंथी है जो टिकटॉक बैन होने पर रो रहे थे। आपको याद करिए, अभी 4-5 वर्ष, 3-4 वर्ष पहले की ही बातें यार, ज़्यादा दूर की भी बातें नहीं है, आंखों के सामने की। कितने ऐसे उदाहरण है, कितने उदाहरण। कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास हो तो कोई एनजीओ खड़ा हो जाएगा, कहीं पर कोई संगठन खड़ी हो जाएगी, नहीं होने देना है, तुरंत स्टे लाया जाएगा कोर्ट से वगैरह, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ये तो अभी पिछले 7-8 वर्षों में कम हुआ है मोदी सरकार आने के बाद में। उससे पहले का समय क्या था वो सोच कर भी डर लगता है कि क्या क्या हो रहा था देश में, कैसे देश को जानबूझकर पीछे खींच करके रखा गया था। और इसी कारण से जिन देश विरोधी ताकतों ने, चाहे वो देश के बाहर की हो या देश के अंदर की हो, जिन्होंने 65 वर्षों तक देश को पीछे खींच करके रखा, उनसे देखा नहीं जा रहा देश आगे बढ़ रहा है। और इसी कारण से वो किसी ना किसी प्रकार से देश को अंदर से अस्थिर करना चाहते हैं। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, बहुत मधुर लगता है, पर देखिए जीवन, संसार कर्म के सिद्धांत से चलता है। और इस देश के गरीब से गरीब परिवार के घर चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में किसी किसान के घर चले जाइए, उसकी सोच आप देखिए। उसके माता पिता, बड़े बुजुर्ग घर के यही संस्कार देते हैं कि भाई किसी का 1 रुपया भी हमारे पास रह जाए ना, तो भी रात को हमें नींद नहीं आनी चाहिए, दूसरे दिन जाकर के वो रुपया उसको वापस देना है। नहीं, किसी का बोझ हमारे सर पर नहीं होना चाहिए, जो हमारे हक का नहीं है वो हमें नहीं चाहिए, जो कमाएंगे वो मेहनत और पुरुषार्थ से कमाएंगे। ये सोच है इस देश के गरीब, किसान और मजदूर की, और ऐसी सोच ही मनुष्य का विकास करती है। यही जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। मेरे गुरुदेव अपने सत्संग में 3 बातें बताते थे, ये 3 बातें अटल है, दुनिया की कोई ताकत इन 3 बातों को नहीं बदल सकती। 1, मृत्यु अटल है, दूसरा, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, और तीसरा, कर्म का सिद्धांत, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जैसा कर्म करोगे, जैसे संगति करोगे, वैसे ही बनोगे, वही आपका भविष्य होगा। ये 3 बातें दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जो ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। 4 उनके बड़े प्यारे शब्द हैं, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और कम्युनिज्म। ये चौथे कम्युनिज्म के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, बाकी बचे जो तीनों है ना, वो भी सुनने में बड़े मीठे मीठे लगते हैं, परंतु इन सब की आड़ में दुनिया के सबसे भयानक काम हो रहे हैं। और देखिए, किसी भी देश में जो बहुसंख्यक समाज होता है ना, किसी भी देश में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। वो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से, अपने देश की सभ्यता से, संस्कृति से प्रेम करने वाले होते हैं। किसी भी देश का बहुसंख्यक समाज, अब आप सोचिए, जब किसी भी देश में बहुसंख्यक समाज देश और संस्कृति से प्रेम करने वाला होता है, राष्ट्रवादी विचारधारा का होता है, तब भाई फिर तो सभी जगहों पर, सभी देशों में केवल राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी ही सत्ता में आनी चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। और उन राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए इन 4 बातों का उपयोग किया जाता है, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और कम्युनिज्म। सेक्युलरिज्म की बातें कर करके समाज को अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, समाज को, कि भाई माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं वगैरह बातें कर करके उनको उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा। तो ये कर करके एक बांटने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में लिबरलिज्म की बातें कर करके युवाओं को, युवक युवतियों को लेफ्टिस्ट अपने पास खींचने का प्रयास करते हैं कि भाई देखो, ये पेरेंट्स, ये समाज, ये रीति रिवाज, ये परंपराएं, ये पारिवारिक व्यवस्था, ये सब कुछ आपको आपके सपनों को कुचल रहे हैं। सपनों के पीछे भागो, सपनों के पीछे भागो, सेक्सुअल लिबरेशन, सेक्सुअल लिबरेशन। हम देंगे आपको इन दरिंदे पेरेंट्स, इन फांसीवादी राष्ट्रवादी नेताओं से छुटकारा हम आपको देंगे, हम आपको देंगे एक लिबरेटेड लाइफस्टाइल। ये कर करके लिबरलिज्म की बातें करके बहुसंख्यक समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। उसके एक बहुत बड़े युवक युवतियों के वर्ग को अपने साथ लाने का प्रयास लेफ्टिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है फेमिनिज्म। उसमें भी वही तथाकथित पेट्रियार्की का हवा खड़ा किया जाता है, दरिंदे पुरुष वगैरह वगैरह, और कंटिन्यूसली इस पर फिल्में बनाई जाती है। और भारत में तो ये काफ़ी धड़ल्ले से चलते आ रहा है कि ये देश कैसे घिनौना पितृसत्तात्मक देश है, दुनिया में इससे ज़्यादा घटिया सभ्यता तो कोई जैसे है ही नहीं। ये बातें हमारी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से हमें बताती आई है। ब्रिटिशों ने, वामपंथियों ने जो झूठा इतिहास लिख करके रखा है, उसके आधार पर बॉलीवुड के जो अर्बन नक्सल माइंडसेट की फिल्म मेकर्स है, वामपंथी फिल्म मेकर्स है, वो फिल्में बनाते रहते हैं। उन्होंने कभी भारत के गाँवों को देखा नहीं होता, कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में जाकर के सेवा नहीं की हुई होती।
कभी अपनी चार दीवारी से, एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकले हुए होते, परंतु फिल्में बना बनाकर भारत के गांवों को स्टेरियोटाइप करेंगे। कोई घूंघट कुप्रथा को लेकर के, या कथित जो सती कुप्रथा वगैरह है, या भारत के गांव के मर्द तो बस ऐसे चौराहे पर डंडे लेकर के बैठे हुए होते हैं और बस महिलाओं को डंडों से मारते रहते हैं, बच्चियों को पटक पटक कर मारते रहते हैं, घिनौने दरिंदे मॉन्स्टर्स होते हैं। भारत के गांव का ये ऐसा ही चित्रण करेंगे। और ये इस हद तक ब्रेन वॉश किया है ना इस इंडस्ट्री ने कि आप कितना भी सच्चाई बताइए, वो सुनने को ही तैयार नहीं होंगे, क्योंकि रियल परिवार देखे ही नहीं ना कि परिवार कैसे होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कुछ पता ही नहीं। ये सब बातें उनको पता ही नहीं होती। उनका एक देखने का दृष्टिकोण ही वो एलिट लिबरल वाला होता है। और फिर ऐसे वामपंथी लापता लेडीज जैसी फिल्में बना बनाकर नई जनरेशन को और भड़काते हैं, उकसाते हैं कि इस देश में तो हजारों वर्षों से महिलाओं के साथ में तो बहुत बड़ा धोखा आते आया है, फ्रॉड होते आया है। बड़े घर की बहू, अच्छे घर की बहू वगैरह, ये तो बहुत घिनौनी बातें हैं, ये तो शर्म करने वाली बात है। अच्छे घर की बहू वगैरह क्या होता है? और बड़ा ही सटल वे में ये बातें दिमाग में घुसाई जाती है। तो ये फेमिनिज्म तीसरा, ठीक है ना। और कम्युनिज्म के बारे में तो हमने शुरुआत में बात कर ही ली, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब बातें कर करके जितना हो सके जो देश से प्रेम करने वाली जो राष्ट्रवादी होते हैं उनको तोड़ा जाता है, ताकि एक दूसरी जगह पर वोट कंसोलिडेट हो सके। ठीक है ना, समझे आप। चलिए, इस पर बात करने के लिए तो बहुत सारी विषय है, बातें हैं, परंतु वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अंत में मैं बस आप सब मित्रों से ही प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।